आज का हमारा लेक्चर है स्विच स्टेटमेंट पे। ठीक है, आपने इससे पहले इफ स्टेटमेंट पढ़ी है आपने, और इफ स्टेटमेंट की डिफरेंट वेरिएशंस पढ़ी हैं आपने। तो स्विच स्टेटमेंट भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके जरिए भी आप कंडीशनल फ्लो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो वही हम आज देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, और इसका इफ स्टेटमेंट से क्या डिफरेंस है। पहले तो आप इसका पर्पस सुन लें। ये बच्चे जो नोट्स बना रहे होते हैं वो भी मेरी बात जरा गौर से सुन लिया करें। मैं वही पॉइंट्स बोल रहा होता हूं जो उन्होंने नोट्स में लिखने हैं। पर्पस क्या है स्विच स्टेटमेंट का, कहां पे ये इस्तेमाल होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि यूजर ने जो इनपुट दिया आपको, वो कुछ लिमिटेड ऑप्शंस में से एक ऑप्शन उसके पास होता है, उसने वही प्रेस करना होता है। उसके पास मुकम्मल आज़ादी नहीं होती कि वो कोई भी किसी भी किस्म का इनपुट दे सके। फॉर एग्जाम्पल, यूजर से मैंने पूछा बताओ भाई आज हफ्ते का कौन सा दिन है। तो यूजर के पास कितने ऑप्शंस हैं? 7। 7 डेज होते हैं ना, 1 से लेकर 7 तक। कोई और ऑप्शन है उसके पास? अगर वो कोई और ऑप्शन प्रेस करेगा तो वो ऑप्शन उससे इनपुट उसका गलत तस्वर होगा उसका। इसी तरह उससे पूछा गया कि फर्ज करें आर यू मैरिड आर सिंगल। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, 1 या 2। 1 का मतलब सिंगल, 2 का मतलब मैरिड। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा उससे पूछा गया कि फर्ज करें इस वक्त कौन सा महीना चल रहा है, महीने का नंबर कौन सा है इस वक्त। तो कितने ऑप्शन हैं? 12। उन 12 में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो स्विच स्टेटमेंट ऐसे सिनेरियोज में इस्तेमाल होती है जब यूजर के पास लिमिटेड ऑप्शंस हो, उसने उन लिमिटेड ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। इसी तरह आप गए रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में मेन्यू सामने आ जाता है। वो मेन्यू जो होता है वो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो आपने उन ऑप्शन में से कोई एक फूड सेलेक्ट करना है आपने। आप एटीएम गए, एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने के लिए जैसे ही आप कार्ड इंसर्ट करते हैं तो कुछ ऑप्शंस सामने आ जाते हैं। वो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्जी से कोई इनपुट नहीं दे सकते। उसी में से आपने एक सिलेक्ट करना है। समझ आ रही बातें सारी है? तो आपको स्विच स्टेटमेंट का पर्पस समझ आ गया होगा। ये इफ स्टेटमेंट की जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। इफ स्टेटमेंट हर तरह की कंडीशन के ऊपर अप्लाई हो सकती है। यानी अगर यूजर से आपने मार्क्स इनपुट लेके चेक करना है कि ये मार्क्स की ग्रेड क्या बन रहा है मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे। अब मैट्रिक के जो मार्क्स होते हैं वो 1100 मार्क्स होते हैं टोटल। उसमें से आपने ग्रेड फाइंड करना है, ए प्लस है या ए है या बी है या सी है या डी ई एफ, कौन सा ग्रेड है। तो उसमें 1100 मार्क्स के ऊपर आप 1100 ऑप्शंस नहीं लगा सकते। लगा तो सकते हैं लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। वहां पे स्विच अप्लाई करना रियलिस्टिक नहीं है। हो सकता है अप्लाई, लेकिन 1100 ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे आपको। तो वहां पे आप सिंपल इफ कंडीशंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा के ग्रेड निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं डी, डी फॉर वी, डब्ल्यू डी कर लेते हैं, वीक डे। और इसको इनपुट ले लेते हैं, एंटर वीक डे नंबर, सी इन डब्ल्यू डी, परफॉर्म कैलकुलेशंस। इसमें अब हम लगाएंगे स्विच। ठीक है, स्विच लगाया हमने, और जस्ट लाइक इफ कंडीशन, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स और ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स बिल्कुल वैसे ही। यहां पे स्विच के अंदर कंडीशन नहीं लगेगी। ये एक और डिफरेंस है। वहां पे आप ऐसा लिख सकते थे ना, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड मार्क्स इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 100। ठीक है, यहां पर आप कोई ऐसे एक्सप्रेशन तो लिख सकते हैं
लेकिन उनका आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होना। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, यही है ना। तो यहां पे दो ही ऑप्शंस बनते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इससे बेहतर है आप इफ स्टेटमेंट ही लगाएं, क्योंकि हमने स्विच को इस्तेमाल करना होता है मल्टीपल ऑप्शंस के लिए। 4-5 ऑप्शंस आ रहे हों, अब इसका पूरे एक्सप्रेशन का 10 आंसर में से एक आंसर आना है ट्रू या फॉल्स, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं आने। ठीक है, जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस हो, 4-5 8-10 ऑप्शंस हो, वहां पे आप स्विच लगाते हैं। नॉर्मली यहां पे जस्ट एक वेरिएबल लिखा जाता है, जस्ट। अब उस वेरिएबल की वैल्यूज देखी जाती हैं, क्या क्या यूजर क्या क्या ऑप्शंस प्रेस कर सकता है। ठीक है, वेरिएबल भी लिखा जा सकता है, एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है। यानी मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल WD डिवाइड बाय 2, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप उसको एक्सप्रेशन लिखना है या वेरिएबल लिखना है। मैं फिलहाल सिर्फ वेरिएबल लिख रहा हूं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ इंट और 4 वेरिएबल्स के ऊपर कंडीशन लग सकती है, उसके ऊपर स्विच लग सकती है। कौन कौन से? इंट और 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसकी लिमिटेशन है स्विच की। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेज, जो काम ये नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इंट और 4 के ऊपर काम कर सकता है, फ्लोट डबल स्ट्रिंग के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो ये बात मुझे याद रखनी है। अच्छा, अभी आपने लगा दिया, अब आपने बताना है कि इसमें यूजर कौन कौन से ऑप्शंस इनपुट दे सकता है। उसका तरीका क्या होता है? आप लिखते हैं केस, आगे उसका ऑप्शन जो यूजर दे सकता है। क्या दे सकता है वो? 1 की सूरत में हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? मंडे। और उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट लगाना लाजमी है, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा वो हम देखते हैं बाद में। केस 2, अगर यूजर ने 2 प्रेस किया तो फिर क्या आउटपुट होना चाहिए? ट्यूसडे। ये जरूरी नहीं होता कि आपने यहां पे COUT लिखना है, यहां पे कुछ भी लिखा जा सकता है, प्रोग्राम वेरिएबल बन सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन वगैरह, एवरीथिंग यहां पे आ सकती है। मैं फिलहाल इसको सिंपल लिख रहा हूं। कितने ऑप्शंस आएंगे? 7। और समटाइम्स ऐसे होता है यूजर से मिस्टेकनली या डेलिबरेटली वो गलत इनपुट देता है, तो उसके लिए हम एक आखिर में क्या लगाएंगे? डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होता है? जब ये सारे फॉल्स हो जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनपुट और मैसेज देते हैं इनकरेक्ट इनपुट, या मोर करेक्टली इनकरेक्ट वीक डे नंबर। यहां पे इसके बाद ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज दिस इज द लास्ट केस। ठीक है, अब ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं हम, उसका पर्पस समझ लें। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली जहां पर भी इसको कंपाइलर रन करता है तो वो स्विच स्टेटमेंट को वहां से एग्जिट कर देता है। यानी फर्ज करो ये वाली ब्रेक स्टेटमेंट रन की कंपाइलर ने, तो इसके बाद से नीचे वाले जितनी भी चीजें हैं वो सारी कंपाइलर स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा, उनका रन नहीं करेगा। उसके नीचे वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वहां से आपकी स्विच स्टेटमेंट एग्जिट हो जाएगी और उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगी वो चलेगी। ठीक है, अगर ये ना लगाएं तो फिर क्या होगा? फिर जो भी केस मैच होगा, यूजर ने फर्ज करें 3 इनपुट दिया, तो अगर 3 मैच हो गया तो वो वाला आउटपुट, और अगर आगे ब्रेक नहीं लगी हुई तो उसके नीचे वाला आउटपुट वो भी चलेगा। और क्या ऐसा होना चाहिए? जो केस मैच हुआ है सिर्फ उसी वाला आउटपुट चलना चाहिए ना। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया होगा तो उसके नीचे वाला आउटपुट भी चल जाएगा, और अगर वहां भी ब्रेक नहीं लगा तो उसके नीचे वाला भी चल जाएगा। जहां तक ब्रेक नहीं लगा हुआ उसके नीचे वाले सारे आउटपुट्स
चल जाएंगे। तो ये हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो वाला केस मैच हो उसके बाद वो फौरन स्विच से बाहर निकल जाए, नीचे वाले जो स्टेटमेंट्स है उसको देखेगी भी ना। ठीक है, इसको हम चला के देखते हैं। हमने लिखा 3 पे हमारा आउटपुट क्या आया, वेडनेसडे। उसके बाद हमने लिखा 5 पे फ्राइडे। उसके बाद हमने लिखा 9 पे क्या आया। तो ये प्रोसेस समझ आ गया सारा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मैंने पहले केस 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, ये जरूरी नहीं होता कि आपने एक सीक्वेंस से ही लिखना है। आप 6 को पहले भी लिख सकते थे, 3 को पहले लिख सकते थे, इसकी कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करती। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम आप लोगों ने कर लिया है, अब हम एक और प्रोग्राम करते हैं इसका। स्विच स्टेटमेंट वॉबल्स। ये कैरेक्टर्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल लिया CH और हमने कहा जी एंटर एनी अल्फाबेट CH, और यहां पर लगा दिया CH। ठीक है, अब हम किस टाइप के वेरिएबल के ऊपर स्विच लगा रहे हैं, चार टाइप के वेरिएबल के ऊपर। तो अब अल्फाबेट यूजर कोई भी एंटर कर सकता है। 26 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनफैक्ट 26 नहीं है, 52 है, बिकॉज कैपिटल भी है और हमने से उसमें से आइडेंटिफाई करना है वॉवल्स को। तो हम लिखेंगे केस, और इसका जो वैल्यू देंगे हम लिखेंगे सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर। ठीक है, जो 4 वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू को, उसके केस को सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि अगर यूजर ने कैपिटल A प्रेस किया है तो मैसेज दे दो वॉवल, और उसके बाद ब्रेक। कितने लगेंगे ये केस, कितने लगेंगे? ये वॉवल्स के 10 केस लगेंगे, ऐसे ही है ना? ओके, अब ये फिलहाल बाकी नहीं लगा रहा। समटाइम्स ऐसे होता है कि मल्टीपल केसेस पे सेम आउटपुट देना होता है। आपने क्या करना होता है, मल्टीपल केसेस पे सेम आउटपुट देना होता है। जैसे अब ये 4 लगाए हैं मैंने, 6 और लगाने हैं अभी मैंने, उन सब पे आउटपुट सेम आना है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप सारे केस एक दफा लगा लें। ये एक लाइन में भी लिखा जा सकता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगली लाइन में भी आया जा सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, सारे केसेस की सूरत में क्या करना है, एक ही आउटपुट देना है। तो हम ये सारे केस एक दफा लगा के यहां पे लिख देते हैं वॉवल, और उसके बाद, और अगर इनमें से कोई भी केस मैच ना हुआ तो फिर हम क्या बोलेंगे उसको, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के स्पेलिंग में पता नहीं एन के बाद ई आता है या ए आता है अभी। हाँ जी, ये प्रोग्राम समझ आया। इसमें आपने एक और चीज सीखी कि जो करेक्टर वेरिएबल्स है उनकी जो वैल्यू है वो सिंगल कोटेशन मार्क्स में देनी है। दूसरी बात आपने ये सीखी कि मल्टीपल केसेस पे सेम आउटपुट भी हो सकता है। तीसरी बात आपने ये सीखी कि केसेस को एक लाइन में सारे भी लिखे जा सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे भी लिखे जा सकते थे, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे लिख दें।
समझ आ गई इस प्रोग्राम की? तो चला के देखते हैं। वोवल, कैपिटल ई वोवल, एनी अदर लेटर कॉन्सोनेंट। समझ आ गई? ओके, यहां पे अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक और काम है। स्विच के अंदर इफ भी लग सकता है। जहां पे आप ये सी आउट लिख रहे हैं ना, इसकी जगह पे जो मर्जी लिखें आप, इफ स्टेटमेंट लगा दें, लूप लगा दें, वेरिएबल्स नए बना लें, उसमें कोई ममानियत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए प्रैक्टिस वर्क ये है, जैसे कल हमने प्रोग्राम बनाया था कि पहले उसमें एक कैरेक्टर इनपुट लेके हमने आइडेंटिफाई किया था इज इट डिजिट और अल्फाबेट और स्पेशल सिंबल, और अल्फाबेट में कैपिटल है या स्मॉल है। वो सारा काम हमने स्विच के थ्रू करना है। ये आपको प्रैक्टिस वर्क है। ठीक है, प्रैक्टिस वर्क जितना करेंगे उतनी ही कमांड होगी आपकी लैंग्वेज पे। असाइनमेंट जो इसकी फॉर्मल असाइनमेंट अभी आने वाली है, जो मैंने आपको फर्स्ट मॉड्यूल वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स वाले की दी थी, उसकी कल डेडलाइन है 7 सितंबर को। अभी ये जो कंडीशन वाला मॉड्यूल आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, इसकी अगली असाइनमेंट आ रही है, उसका भी आपको टाइम देंगे 5-6 दिन का। वो आपने उसके नोट्स प्लस प्रोग्राम्स दोनों काम आपने सबमिट करना है। ठीक है, ओके। अब इसका एक और प्रोग्राम करना है स्विच का। डेडलाइन के बाद सबमिट करवाएंगे तो मार्क्स डिडक्ट होना शुरू हो जाएंगे आपके हर दिन के हिसाब से। ठीक है, ओके। स्विच स्टेटमेंट का अगला प्रोग्राम है मेन्यू। मेन्यू बनाना है आपने। ये बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आता है कि क्वेश्चन आता है कि एक मेन्यू बनाएं, यूजर से उस मेन्यू में से पूछें आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और फिर उस मेन्यू के मुताबिक वो उसको एक्शन परफॉर्म करके दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बनाना चाहते हैं एक सिंपल कैलकुलेटर, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और उसके बाद जो भी ऑप्शन यूजर सेलेक्ट करेगा उसके मुताबिक आपने उसका वो काम करना है। ठीक है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं मेन्यू बनाने के लिए। उस वेरिएबल का नाम है चॉइस। कोई भी नाम रख लें, XYZ ABC। ठीक है, और उसके बाद अब ये हमारा जो एक स्टैंडर्ड हमने कमेंट्स बनाए थे वो चेंज हो रहे हैं थोड़ा सा। पहले हम उसको डिस्प्ले मेन्यू करेंगे। डिस्प्ले मेन्यू, मेन्यू कैसे बनाएंगे जी? हम मैसेजेस देके यूजर को डिस्प्ले करवाएंगे ना, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। मेन्यू बनाया हमने और \n लगा दिया। अच्छा, थोड़ा सा आप सी आउट के बारे में एक नई चीज सीखेंगे आप। इस तरह से भी सी आउट इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं एक ही सी आउट स्टेटमेंट लगाऊंगा और उसको मल्टीपल, ये जो इसके ऑपरेटर है इंसर्शन ऑपरेटर, इसी को मल्टीपल टाइम यूज के मल्टीपल आउटपुट्स दिए जाऊंगा। ऐसा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ऐड \n, ऑप्शन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 3 मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर 4 डिवाइड, और फिर हम नीचे मैसेज देंगे एंटर एनी ऑप्शन, और ब्रैकेट्स में बता भी देंगे कहां से कहां तक, 1 to 4। ठीक है, अब यूजर यहां पे कोई भी नंबर लिखना चाहेगा तो उसके लिए हम लेंगे इनपुट उससे सी इन, आगे वो जो वेरिएबल हमने बनाया था चॉइस, इसमें इनपुट हो जाएगा। इतना सा काम हम करने के बाद इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। जी, ये मेन्यू आ गया आपके सामने। अब यूजर को क्लियर समझ आ रही है कि हमने इसमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। यूजर इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा और उसके ऊपर हम स्विच लगा देंगे। हाँ जी, यहां तक ये प्रोग्राम समझ आया?
फिलहाल हमने इसको आगे कोई मजीद एक्टिवेट नहीं किया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मेन्यू डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो हम आगे इसका काम करते हैं। अब स्विच लगाते हैं इसके ऊपर कि यूजर ने क्या मुंतखब किया। चेक करो चॉइस की वैल्यू, चॉइस की वेरिएबल की वैल्यू चेक करो, उसने क्या लिखा है, केस 1 है या केस 2 है या केस 3 है या केस 4 है। ठीक है, और मजीद हम एक दफ़ा यहाँ पे ब्रेक भी लगा देते हैं हर किसी के बाद। अभी हमने एक्चुअली इनकी फंक्शनैलिटी लिखी नहीं है कि ओके, हमने इसका स्ट्रक्चर तो बना लिया है, डिफॉल्ट भी लगा देते हैं यहाँ पे, एक दफ़ा ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और हम यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे, हम इसको एंटर करते हैं और इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड करना है 2 नंबर्स को। तो वेरिएबल्स बनाए 2, फॉर एग्जांपल n1 और n2। मैंने आपको कहा था यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी जा सकती है, सिर्फ सी आउट नहीं आ सकता, पूरे का पूरा प्रोग्राम आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप जस्ट इनको पहले इनपुट लें, एंटर 2 नंबर्स सी इन n1 and n2, और जो आंसर इसका आना है वो फॉर एग्जांपल r वेरिएबल है, r इज इक्वल टू n1 प्लस n2, और इनका रिजल्ट भी यहाँ पे शो कर दें। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू r। समझ आ गई बात? अब हमारा ऑप्शन नंबर 1 एक्टिवेट हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 प्रेस किया, उसने पूछा जी 2 नंबर्स बताए हमें कौन कौन से। मैंने कहा 2 और 5, एंटर, उसने कहा रिजल्ट 7। ठीक है, समझ आ गई? अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। इसी सारे कोड को हम करते हैं कॉपी और इसको हम जगह बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट। ये वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स नीचे भी आ गए, अगर तो आप वेरिएबल्स चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, फिलहाल तो मेरा नहीं ख्याल ये चेंज होने हैं, तो हम इसको एक दफ़ा सबसे ऊपर यहाँ पर ही बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, बस ये डिफरेंस है। और केस 3 में भी ऐसे ही होगा, एंटर 2 नंबर्स, और यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। और केस 4 में क्या होगा, ऐसे ही। लेकिन केस 3 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा बिकॉज ये डिवाइड है और डिवाइड का आंसर फ्लोट में आएगा, तो ये r को आपको लेना पड़ेगा फ्लोट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी एक को आप कन्वर्ट कर दें फ्लोट में। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिवाइड ऑपरेटर का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, इसको रन करते हैं। हम डिवाइड करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 प्रेस किया तो 2 नंबर्स बताएं जी, पहला नंबर 12 आ गया, दूसरा नंबर 8 आ गया, तो आंसर क्या आया, 1.5। समझ आ गई ये बात? यहां तक कोई क्वेश्चन? ये स्विच स्टेटमेंट में जितनी तरह की चीजें आ सकती हैं वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक वक्त में एक से ज्यादा ऑप्शंस प्रेस कर सकते हैं? तो फिलहाल हमने ये जो बनाया ना इसमें तो नहीं पॉसिबल, लेकिन एक और इसका सोल्यूशन हो सकता है कि इस काम को हम लगा दें लूप में। तो देखें, ये वैसे ये टॉपिक तो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल का है, लेकिन चलें हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, ये जो डिस्प्ले मेन्यू से लेकर स्विच तक ये सारा कोड यहां तक, इसको हम ले आएंगे लूप में।
रिपीट करेंगे इसको। अभी आपकी चॉइस है उसको कितनी दफा रिपीट करना है। मैं इसको 5 टाइम्स रिपीट कर देता हूँ। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। ये सारा कोड हमने लिख दिया लूप के अंदर। अब ये आपका जो सारा कोड ये 5 टाइम्स रिपीट होगा। इसको रन करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हमने कहा जी 1, हमने कहा जी 2 नंबर 3 और 1। उसने आपको यहां पे आंसर बताया रिजल्ट इज इक्वल टू 4। उसके बाद दोबारा फिर मेन्यू आ गया। ये रिजल्ट इज इक्वल टू 4 के बाद आप \n लगा सकते हैं ताकि अगला जो ऑप्शन है वो न्यू लाइन में आ जाए। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन के ऑप्शन नंबर 2 प्रेस किया। 7 पहला नंबर, दूसरा नंबर 3, तो आंसर इज। फिर दोबारा मेन्यू आ गया मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर 3 प्रेस किया। पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 7, रिजल्ट क्या आया 42। फिर मेन्यू आ गया, आपने कहा डिवाइड। डिवाइड ऑप्शन नंबर 4 प्रेस किया। पहला नंबर 80, दूसरा नंबर 20, आंसर विल बी 4। फिर दोबारा मेन्यू आ गया कि 5 टाइम चलेगी लूप, तो हम इसको एक दफा फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो नंबर्स 2 एंड 2 कर देते हैं, आंसर आया 4 और उसके बाद लूप स्टॉप। ये फायदा है लूप का। जब हम लूप्स पढ़ेंगे तो हम इसकी मैजिक देखेंगे, लूप की मैजिक्स क्या होती हैं। अगर 2 लूप्स लगाएंगे, नहीं आप रिक्वायरमेंट बताएं, क्या रिक्वायरमेंट क्या है आप मतलब क्या चाहते हैं? 2 लूप्स से क्या मुराद है? हाँ चलता रहेगा, ये भी हो सकता है, मुमकिन है। आप ये भी यूजर से पूछ लें कि एक दफा लूप रन हो, उसके बाद यूजर से पूछ लें दोबारा इसको रिपीट करना है या नहीं करना। अगर वो यस बोलेगा तो रिपीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये भी है। क्वेश्चन ये है जी, जो बैंक की एटीएम है उसमें भी लूप लगी होती है? नहीं, उसमें लूप नहीं लगी होती। उसमें एक टास्क एक दफा ही परफॉर्म होता है। मतलब एक कस्टमर आया, उसने कार्ड इंसर्ट किया और उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और उसके बाद वो कार्ड जो है ना उसको इजेक्ट कर देता है, आप कार्ड निकाल के चले जाते हैं, उसमें लूप नहीं लगी होती। ठीक है। जो सेकंड कस्टमर आएगा उसके लिए प्रोसेस अलग चलेगा। ठीक है, ओके। ब्रेक खत्म हो गई आप लोगों की। अब हम चलते हैं लॉजिकल कंडीशनल ऑपरेटर। लास्ट टॉपिक है आपका। इसकी सिंबल है क्वेश्चन मार्क कॉलन, इसकी सिंबल है। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। आपने 3 तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ ली। कौन कौन सी? इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, और ये तीसरी ये है। कौन सी? ये कंडीशनल ऑपरेटर। बेसिकली ये स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर ये एक स्पेशल ऑपरेटर है, इसकी हम कहते हैं इसको टर्नरी ऑपरेटर। क्या कहते हैं? कुछ ऑपरेटर होते हैं यूनरी, जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, जैसे आई प्लस प्लस। वैसे ये ऑपरेटर्स मैंने करवाए नहीं आपको, प्लस प्लस माइनस माइनस वाले करेंगे इंशाल्लाह बाद में। और कुछ होते हैं बाइनरी, जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, लाइक ए प्लस बी। मोस्टली सारे बाइनरी हैं, बहुत कम यूनरी होते हैं। और टर्नरी तो सिर्फ एक ही पढ़ेंगे आप, ये हम पढ़ने लगे हैं। ये 3 वैल्यूज पे काम करता है। तो इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। हमने 2 वेरिएबल्स बनाए और एक मैक्स का वेरिएबल बनाया। मैक्स सी कर लेते हैं इसको। ठीक है। अब इसमें हम इसको इनपुट लेते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सी इन ए एंड आगे बी आ गया। 2 वैल्यूज आपने इनपुट ली, इसमें मैक्सिमम फाइंड करना है आपने। तो हम क्या लिखेंगे? इफ
ए इज ग्रेटर देन बी तो सी इज इक्वल टू ए, अदरवाइज सी इज इक्वल टू बी। सिंपल लॉजिक, दोनों में से जो बड़ा पता लग जाएगा ना। तो हम यहां मैसेज शो करवा देते हैं, मैक्स वैल्यू इज, आगे सी की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब उसको रन करें। हमने ए की वैल्यू 10 एंटर की, बी की वैल्यू 20 एंटर की, आंसर क्या आ गया 20, मैक्स वैल्यू निकल आई। ये जो लॉजिक है ना इफ एल्स वाली, इस इफ एल्स की लॉजिक को हम एक लाइन में लिख सकते हैं यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये अल्टरनेटिव है इफ एल्स का। अगर आपने इस तरह की सिंपल सी लॉजिक लिखनी है जिसमें इफ के ब्लॉक में भी जस्ट वन स्टेटमेंट है और एल्स के ब्लॉक में भी जस्ट वन स्टेटमेंट है, तो फिर आप कंडीशनल ऑपरेटर लगा लें, वो भी सूटेबल है। ठीक है, आप यहां पे लिखेंगे, इसका तरीका क्या होता है कि आप पहले लिखेंगे कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद अगर ये कंडीशन का आंसर ट्रू हुआ तो फिर क्या होना चाहिए, सी इज इक्वल टू ए, और उसके बाद आगे कॉलन, सेमी कॉलन नहीं आएगा। कॉलन के बाद लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट कौन सी है, सी इज इक्वल टू बी। इसको मैं कर देता हूं कमेंट आउट। ठीक है, देखें सेम आउटपुट आता है कि नहीं आता। 10 एंड 20, मैक्स वैल्यू 20। तो ये समझ आया। ये इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन आएगी, इसको टर्नरी कहते हैं। ये पहली बात तो ये फर्स्ट ऑपरेंड है, ये कंडीशन, इसका आंसर या तो ट्रू आना है या फिर फॉल्स। ट्रू की सूरत में क्वेश्चन मार्क से लेकर कॉलन तक, क्वेश्चन मार्क से लेकर यहां पे जो भी चीज है ये ट्रू होने की सूरत में चलेगी, और उसके बाद कॉलन से लेकर आखिरी सेमीकोलन तक ये जो चीज लिखी है आपने ये फॉल्स होने की सूरत में चलेगी। समझ आ गई। तो ये तीन ऑपरेंड्स हो गए ना। सबसे पहली चीज होगी कंडीशन, दूसरी चीज होगी ट्रू पार्ट, तीसरी चीज होगी फॉल्स पार्ट। इस वक्त ये जो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से, इसकी हमें जरूरत नहीं है। C इज इक्वल टू बी, ये कहां से आ गया, अच्छा ये फिलहाल जो हमने ये लिखा है ना C इज इक्वल टू, सी, हम इसको थोड़ा सा कंसाइज भी कर सकते हैं। हम C इक्वल टू जो है ना, इसको एक दफा बाहर लगा दें यहां पे, और यहां पे सिर्फ A और B लिख दें जस्ट। तो ये जो हमारा पूरा कंडीशनल ऑपरेटर है ये ट्रू की सूरत में A रिटर्न करेगा, B, और फॉल्स की सूरत में B रिटर्न करेगा। जो भी रिटर्न करेगा वो C को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने मैसेज देना है कोई तो फिर यहां पे C आउट लगाएं, जो भी मैसेज देना है, और यहां पर भी C आउट लगाएं, जो भी मैसेज देना है। ठीक है, इनफैक्ट यहां पर भी पूरा प्रोग्राम आ सकता है। आप यहां पे क्वेश्चन मार्क स्टार्ट किया ना, उसके बाद आप इसको एंटर कर दें, कॉलन को भी एंटर कर दें, यहां पे जो लिखना है लिखें आप। और लेकिन नॉर्मली ये प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली होता यूं है कि सिर्फ जहां पे वन लाइनर स्टेटमेंट है वहां पे यूज किया जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, मल्टीपल यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग पैटर्न के, कंडीशन मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। गुड क्वेश्चन, वरना मैं टॉपिक यहाँ पे खत्म करने लगा था। क्वेश्चन हो गया तो उसको हम, अगर हमारे पास फर्ज करें 3 वेरिएबल्स है जिसमें से मैक्सिमम फाइंड करना है यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर। हमने 3 वेरिएबल्स इनपुट ले लिया, ए बी एंड, अब मैक्सिमम हमारा निकलना है इसके अंदर, डी के अंदर निकलना है, और यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर हमने ये काम करना है कि इन तीनों में से मैक्स फाइंड करना है। तो इसकी लॉजिक ये होगी कि सबसे पहले आप चेक करें ए और बी का कंपैरिजन करें। इसके नतीजे में एक ट्रू वैल्यू आएगी और एक फॉल्स वैल्यू आएगी। ट्रू वैल्यू आएगी क्वेश्चन मार्क से कॉलन के दरमियान में यहां पे, और फॉल्स वैल्यू इधर आएगी। ऐसे ही है ना। तो अगर ये ट्रू आती है तो फिर हम एक और कंडीशन टेस्ट करेंगे,
ए को सी के साथ कंपेयर करेंगे, तीसरा वेरिएबल है ना यहाँ पे। अगर ये ट्रू आती है तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर एक और कंडीशनल ऑपरेटर लगा देंगे। ए उसमें हम लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ये ट्रू है तो ए अदरवाइज सी, ठीक है। और अगर ये कंडीशन बाहर वाली हो जाती है फॉल्स, तो फिर ये वाला हिस्सा चलेगा, ये वाला। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे एक और कंडीशनल ऑपरेटर, बल्कि यहां पे कंडीशनल ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिंपल बी लगा दें बस। नहीं लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बी और सी के कंपैरिजन होगा, बी और सी का, और इसमें से जो ग्रेटर होगा वो बी अदरवाइज सी। तो ये सारा आंसर हम असाइन कर देते हैं डी को। इनमें से जो भी निकला ए बी सी वट एवर, वो किसको असाइन हो जाएगा, डी को। तो आप इसको थोड़ा सा इसके पार्ट्स ब्रेक करके देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ये आपका मेन कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है, ये वाला, ये मेन कंडीशन है, इसके अंदर ये ट्रू वाला हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, फॉल्स। और फिर अगर आप इन दोनों को अलग-अलग देखें, इसको अलग देखें और इसको अलग देखें, तो वो ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये लॉजिक ठीक भी है या नहीं। 10 20 30 मैक्स वैल्यूज 30, ठीक है।